हेलो। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। दैट इज द आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन रादर इसको हम कहेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन होता है, सबसे कंसेप्चुअल सिचुएशन होता है before we reach the one dimensional problem। अब तुमसे एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भैया ऐसा है कि इसमें 498 सब्सक्राइबर्स हैं, 500 हो जाए तो थोड़ा सा बूस्ट मिलता है यूट्यूब की तरफ से। तो काइंडली तुम लोग जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इससे मुझे भी हेल्प मिलेगा, तुमको भी हम ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे। एंड आई थिंक इतना तुम लोग कर सकते हो कि वीडियोस को अपने कुछ फ्रेंड्स जो कॉलेज में है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में है उनसे कह के वो उनको सब्सक्राइब करने के लिए कह दो। 2 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं 500 से। 500 होता है तो थोड़ा बूस्ट मिलता है। चलो हम अपना काम शुरू करें। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो यहां पे सबसे पहला सवाल होता है आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। आइगन फंक्शंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम लोग जो है थोड़ा रिवीजन करते हुए चलते हैं, इससे चीजें भी ध्यान में रहेंगे और समझने में भी आसानी होगी। तो हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार का था। टाइम इंडिपेंडेंट इसको ना कहें, हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार का है। इसी को हम बाद में जो है लेटर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया। हमारा जो वेव फंक्शन है, दिस वन इज द वेव फंक्शन जो कैपिटल साई होता है त्रिशूल जैसा। इसको हमने 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट लिखा। फर्स्ट वन इज स्पेस पार्ट, अदर वन इज टाइम पार्ट। और उसके बाद जो है इसको जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या फॉर्मलिज्म यूज किया कि इसमें से ये जो दोनों पार्ट्स है, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट है, दिस वन इज द टाइम डिपेंडेंट पार्ट, दिस वन इज द स्पेस पार्ट। तो इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लेना, हमने बताया है। चलो यहां पर हम फिर से तुमको बता देते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है -h² बाई 2m d2 साई xt dx स्क्वायर डबल स्पेस डेरिवेटिव vx इज इक्वल टू i(h बार d साई बाई dt। ये दोनों ही एक कांस्टेंट के बराबर है। जब दोनों ही कांस्टेंट किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होंगे तभी हमारा इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा, कारण पिछले लेक्चर में बताया गया है। उसके बाद तुम क्या करते हो, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। i(h बार d साई बाई dt दिस वन इज इक्वल टू e, क्योंकि फाई जो है, सॉरी ये फाई है, फाई जो है टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। एंड फाई का सोल्यूशन तुम्हारा कुछ इस प्रकार का आता है और इससे कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है i d/dt, ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया है। दिस इज ऑल्सो ए ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जब उस वेव फंक्शन पे काम करता है, क्योंकि स्पेस पार्ट टाइम से इंडिपेंडेंट है तो स्पेस पार्ट पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। जो असर पड़ना होगा टाइम पार्ट पे पड़ेगा, बट इट इज एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन पे जब ये एक्ट कर रहा है तब ये क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है। इसको हम लोग यहां से देख लेते हैं कि ये जो है टाइम पार्ट i(h बार को मिटा देते हैं। दिस वन इज द एनर्जी ऑपरेटर और ये कंसिस्टेंट भी है, ये हमने कई बार बताया है। आइसोट्रोपी ऑफ टाइम से एनर्जी कंजर्वेशन आता है, एनर्जी इज रिलेटेड टू टाइम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक पार्ट एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी भी है।
तो ये ऑपरेटर जब वेव फंक्शन पे काम करता है ये ई देता है एक कांस्टेंट, इसको जो है अभी हम तुरंत हमने लिख दिया है एनर्जी वैल्यू, बट दिस इज एंटिसिपेशन। अब ये एनर्जी वैल्यू कैसे है ये तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है, हम लोग उस पर आ रहे हैं अभी। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है इस फॉर्म का, जहां पर ये एनर्जी ऑपरेटर साई पे एक्ट कर रहा है, साई क्या है, प्रोडक्ट है छोटे हाथ का साई और फाई का, ये स्पेस पार्ट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये बाहर आ गया, ये जो है क्या है, टाइम पार्ट है, इस पे जब एक्ट किया हमारा इक्वेशन ये है, दिस वन इज इक्वल टू ई। तो ये जो पार्ट है इसको हम ई साई लिख सकते हैं। तो आई एच बार डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई साई, इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। आइगन मतलब होता है पर्टिकुलर, ये जर्मन वर्ड है। आइगन का मतलब होता है पर्टिकुलर, निश्चित, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एनर्जी। तो साई एक्स टी जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें छोटे हाथ का जो साई है दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। आइगन मतलब पर्टिकुलर, और जो ये कांस्टेंट नंबर मिलता है टाइम पार्ट पे जब टाइम ऑपरेटर एक्ट करता है, दिस इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें ई का, तो हमने शुरू में ही तुमको बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दोनों पार्ट जो है दे आर सेपरेटली इक्वल टू दिस कांस्टेंट ई। तो साई एज द आइगन फंक्शन जो है ये डी अपॉन डी टी का भी आइगन फंक्शन है। डी अपॉन डी टी जब साई और फाई पे एक्ट करता है ई देता है, एंड इट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको हमने क्या बोला था, दिस वन इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर जब तुम्हारा इस साई पे काम करेगा तब ये इक्वेशन क्या दिखेगा, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई। ये भी कांस्टेंट है, और ये वाला पार्ट क्या है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो जो हमारा इक्वेशन होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जो छोटे हाथ वाला साई होता है दैट इज द आइगन फंक्शन। ये जो है ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। दिस वन इज द आइगन फंक्शन एंड दिस वन इज द टाइम पार्ट दैट गिव्स द आइगन वैल्यू। तो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। क्योंकि ये टोटल एनर्जी है इसीलिए जो है जो इस ये कांस्टेंट ई हमको मिलता है, इस ई को हम एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं, E इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रिसाइज मेजरमेंट। जब तुम एनर्जी का मेजरमेंट करते हो, यू फाइंड द सिस्टम इन ए स्टेट वेयर द एनर्जी इज E. You find the system in a state where the energy has a particular value E. A measurement finds the system in a state with particular energy E. This is what we obtain. तो वेव फंक्शन जो हमारा होता है, दिस वेव फंक्शन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन। मींस psi1 xt is psi1 e to the power minus e to the power minus e1 t by h bar। psi2 xt, this is psi1 e to the power minus e2 t by h bar। इस तरह से जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसका टोटल सॉल्यूशन जो होता है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। यही लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, इंटरेस्टिंग
क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग एक बात आती है इसमें कि जब हमने वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन निकाल लिया तो हम जो है जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये भाषा जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की है। जनरल सॉल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, जनरल सॉल्यूशन माने समझते हो, साई एक्स टी, इट इज ए सम ऑफ और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ये छोटे हाथ का है, आइगन फंक्शन है e टू द पावर माइनस आई ई एन टी बाई एच बार। साई 1, साई 2, साई 3 सबके लिए जो है अलग अलग कांस्टेंट्स होंगे। सी समेशन ओवर एन है। साई अलग अलग एन के लिए साई अलग अलग होगा, अलग अलग एन के लिए एनर्जी अलग अलग होगी। इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज द टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी को जो है हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। वी कॉल इट द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो लीनियरिटी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज द लीनियरिटी थ्योरी। ये लीनियरिटी थ्योरी है। दिस इज द लीनियरिटी थ्योरी that we talked about in the beginning of the section, ठीक है। तो यहां पे जो सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहां पे हमको क्या करना होता है, अब इसमें सॉल्यूशन जो होता है इसमें क्या करना होता है, वी हैव टू चूज द कांस्टेंट्स। इसका मेथड भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव टू चूज द कांस्टेंट Cn प्रॉपरली, जो कि इनिशियल कंडीशन को फॉलो करे या इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन consists of finding Cn constants so that the initial conditions are satisfied. Initial conditions are satisfied. Initial conditions यहाँ पे satisfied हो, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, Cn को find out करते। That is normalization. This is the concept of normalization. पिछले लेक्चर्स में बताया है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहां पे अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि तुमको जो है एक टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल दे दिया गया, एक वेव फंक्शन दे दिया गया एट t इक्वल टू 0। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट wave functions at some later time if we are given a potential Vx टाइम से इंडिपेंडेंट है and we know the wave function at t इक्वल टू 0 माने साई एक्स 0 क्या है हमें पता है। हाउ टू फाइंड साई एक्स टी को हम कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, इसमें जो है टाइम इंडिपेंडेंट, तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्ट्रैटेजी वर्किंग रूल ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें। इससे जो है हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, साई 1 आइगन फंक्शंस मिलेंगे, साई 1, साई 2, साई 3। उन सब की अपनी अपनी एनर्जी होगी E1, E2, E3, और उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, द इनिशियल वेव फंक्शन।
we solve the time independent Schrodinger equation and get the eigenfunctions psi1 x e to the power minus e1 t by h bar and so on. Each eigenfunction has its own energy E1, E2, E3. तो in this case जो हमारा psi x 0 है, we can write it as a linear combination of n equal to 1 to infinity. हमको बहुत सारे solutions मिलेंगे psi n x. ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल वेव फंक्शन. जब हमको psi x t लिखना होगा, इसमें जो है हम टाइम वाला फैक्टर लगा देंगे. एग्जाम्पल्स हम लोग ऑफ कोर्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे. psi x t जब हमको निकालना होगा, दिस इज सिंपली समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cn psi nx e टू द पावर माइनस en t by h bar. This is how we find the wave function. ठीक है, इसी प्रकार से निकालते. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो है एक वेव फंक्शन दिया गया है. सपोज दिस वन इज द वेव फंक्शन psi x 0 और इसके बारे में ये बताया गया है कि जो पार्टिकल हमारा है, इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेशनरी स्टेट. इसमें इनफाइनाइट नहीं है, बस दो ही स्टेशनरी स्टेट्स है. दे आर C1 psi1 x एंड C2 psi2 x. दो ही स्टेट्स है, इनफाइनाइट हम नहीं लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि सब्सिक्वेंट टाइम्स में, आगे टाइम्स में psi xt क्या होगा. व्हाट विल बी psi xt. तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, psi xt निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो अभी डिस्कस किया मेथड वही करेंगे. C1 psi1 x e to the power minus I e1 t by h bar plus C2 psi2 x e to the power minus e2 h bar t by h bar. This gives the wave function at some time t, at some later time t. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. और इसी से हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शंस. इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, psi xt का मॉड का स्क्वायर. मैंने यहां पर हम लोग क्या करेंगे, C1 psi1 x e to the power minus I e1 t by h bar प्लस C2 psi2 x, इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं, e to the power minus e2 t by h bar इनटू इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C1 psi1 x e to the power I e1 t by h bar प्लस C2 psi2 x e to the power I e2 t by h bar. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है. तुमको कुछ इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर psi2 स्क्वायर, इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा. और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म मिलेगा, दैट इज 2 psi1 psi2. इसको अगर हम आयलर फॉर्म में तोड़े, cos E2 माइनस E1 t बाई h बार, इसको जो है e टू द पावर ix e टू द पावर i थीटा के फॉर्म में तोड़ा गया है. ये जो टर्म है, दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म.
इंटरफेरेंस टर्म, इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं मिक्स्ड स्टेट। जैसे तुम लोग ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़े हो, ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, I1 स्क्वायर, हम I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos डेल्टा, दिस इज द फेज डिफरेंस टर्म। अगर इससे हम इसको कंपेयर करें, इस इक्वेशन को, ये भी वेव इक्वेशन है, सो वी कैन कंपेयर 2C1 C2 psi1 psi2 cos E2 माइनस E1 t बाई एच बार। तो ये जो डेल्टा वाला टर्म है, दिस इज दिस E2 माइनस E1 t बाई एच बार, दिस इज द फेज डिफरेंस टर्म। ये फेज डिफरेंस को दिखा रहा है। फेज डिफरेंस क्यों आता है, टाइम डिपेंडेंस से आता है या टाइम पाथ डिफरेंस से आता है, ऑप्टिक्स में पढ़े होगे। तो दिस इज हाउ द इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शंस ऑकर। इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर C2 स्क्वायर psi2 स्क्वायर प्योर स्टेट से, psi1 और psi2 के लिए, इसके साथ एक मिक्स्ड स्टेट मिलता है। जो तुम्हारे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में ऑप्टिक्स में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, here also you get some quantities like dark and bright fringes. This is very interesting. इसी से रिलेटेड है जब टाइम इन एप्लीकेशंस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज फ्री पार्टिकल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्री पार्टिकल अभी हम जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर तुम लोगों का रिस्पॉन्स देकर के जो है आगे बढ़ेंगे। फ्री पार्टिकल जो एक ऐसा सिचुएशन है वेयर पोटेंशियल इज जीरो and there are no boundaries, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, खुला घूम रहा है पार्टिकल, पोटेंशियल भी जीरो है। इस सिचुएशन में श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन हमें क्या बताएगा, क्या क्या फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड प्लीज watch, like and subscribe the videos। 500 कर दो, 2-3 सब्सक्राइबर बाकी है, 500 करने पे जो है थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। इससे ज्यादा तुमसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम प्लीज कमेंट। तुम लोगों इस ये जो सेक्शन है, ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई कमेंट नहीं करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा, बेकार लग रहा है, वही कमेंट में कह दो तो मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर।